हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट 16। स्टूडेंट, इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग के 15 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक उन 15 पार्ट्स को कवर नहीं किया है, वो लोग चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही वो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट तक पहुंचने के बाद आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस को कवर कर लेना है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कवर कर लिया है, वो लोग हेडिंग डालेंगे सेल सिग्नलिंग पार्ट 16। पार्ट 16 के अंदर आज हम कवर करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पाथवे, एम्पटोर पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि एम्पटोर पाथवे क्या होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स पैरामीटर को कवर करेंगे ताकि इस मैकेनिज्म को हम आसानी से समझ सकें। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम सफिशिएंट है इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए। स्टूडेंट, ये जो टोर होता है TOR, इसकी फुल फॉर्म है टारगेट ऑफ रपामाइसिन। ये बेसिकली प्रोटीन काइनेज होता है। अगर ये प्रोटीन काइनेज मेमेलियन सेल के अंदर पाया जाता है तो उसे कहा जाता है एम्पटोर, यानी कि एम इंडिकेट कर रहा है मेमेलियन को, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोटीन काइनेज होता है। अब इसी के पाथवे को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस डायग्राम के अंदर आप लोग सिंपली देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर का डायग्राम है। ये है सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट और ये है सेल का इंट्रा सेलुलर पार्ट, यानी ये सेल का आउटसाइड वाला पार्ट है और ये इनसाइड वाला पार्ट है, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको सिंपली दिखाई दे रहा है रिसेप्टर, जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड रहता है या धंसा रहता है, और ये जो है मोनोमर में प्रेजेंट रहता है। इसकी आप लोग दोनों मोनोमर यूनिट को देख सकते हैं। ये है RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब यहाँ पर आप लोग सिंपली देखेंगे, ये दोनों की दोनों जो मोनोमर यूनिट होती है, ये एक दूसरे के काफ़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है, और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो रिसेप्टर है ये इस समय इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि अभी कोई लिगेंड नहीं आया है। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड आकर के इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर बाइंड करता है, ठीक है, आप लोग सिंपली देख सकते हैं दोनों मोनोमर यूनिट पर लिगेंड आकर बाइंड कर चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लिगेंड किस टाइप का होता है। तो लिगेंड सिंपली ग्रोथ फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये जो एम्पटोर पाथवे होता है स्टूडेंट, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ में या सेल प्रोलिफरेशन में, राइट। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उन्हें ग्रो करना है तो बहुत जरूरी है कि उनकी कोशिकाओं में सेल ग्रोथ हो, सेल डिवाइड हो। तो एम्पटोर पाथवे जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के माध्यम से इस सेल ग्रोथ में या सेल डिवाइड में हेल्प करता है। RTK रिसेप्टर पर जैसे ही कोई ग्रोथ फैक्टर लिगेंड आकर बाइंड करता है तो दोनों RTK मोनोमर यूनिट एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये दोनों की दोनों क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाती हैं। क्लोज प्रोक्सिमिटी में आने के बाद ये डाइमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दोनों मोनोमर यूनिट मिल करके डाइमर बना लेती हैं, यानी इनका हो जाता है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन होने के बाद ये दोनों की दोनों जो RTK रिसेप्टर होते हैं एक दूसरे को साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास क्रॉस फॉस्फोराइलेट करते हैं। ये दोनों की दोनों एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करने के बाद यानी इनका हो जाता है क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होने के बाद आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि दोनों रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक एंड पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फॉस्फेट ग्रुप के अटैचमेंट के कारण साइटोप्लाज्म में मौजूद एक एंजाइम है PI3 काइनेज, ये आकर के इसकी फॉस्फेट ग्रुप पर बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद ये जो RTK रिसेप्टर है ये इस एंजाइम को भी फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। अब ये PI3 काइनेज जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है। PI3 काइनेज एंजाइम की फुल फॉर्म है फॉस्फोआइनोसिटाइड काइनेज। ये जो है एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होगा ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद एक मॉलिक्यूल PIP2 का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, यानी कि ये अपना फॉस्फेट ग्रुप इस PIP2 मॉलिक्यूल को दे देता है। PIP2 मॉलिक्यूल की फुल फॉर्म होती है फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। अब जैसे ही इसको एक और फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा तो आप सिंपली देखेंगे इस पर 3 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अब ये बन जाएगा PIP3 मॉलिक्यूल, राइट। यानी कि इस एंजाइम का काम क्या था, ये PIP2 मॉलिक्यूल को PIP3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। PIP2 की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। अब PIP3 मॉलिक्यूल की फुल फॉर्म है फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इस पे 3 फॉस्फेट ग्रुप आ गए हैं। अब स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर PIP3 के 2 मॉलिक्यूल कहां से आए, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो PI3 काइनेज एंजाइम है ये PIP2 के 2 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है PIP3 के 2 मॉलिक्यूल में।
ध्यान रखना PIP2 के 2 मॉलिक्यूल को ये कन्वर्ट कर देता है PIP3 के 2 मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। देखो ये जो PIP3 के 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं, जिसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म में मौजूद आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसका एक्टिवेट हो जाता है पीएच डोमेन। पीएच डोमेन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेशन की वजह से साइटोप्लाज्म में मौजूद पीकेडी फर्स्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसका इंटरेक्शन हो जाता है इस पीएच डोमेन के साथ, और ये आकर के इस पीएच डोमेन से बाइंड हो जाता है। PIP3 के दूसरे मॉलिक्यूल से साइटोप्लाज्म में मौजूद एक और मॉलिक्यूल आता है PKB, जिसे बोला जाता है प्रोटीन काइनेज बी, या इसे हम AKT के नाम से भी जानते हैं। ये आकर के इसके पीएच डोमेन से बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने सिंपली क्या देखा, दोनों PIP3 मॉलिक्यूल के पीएच डोमेन पर 2 मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में से। एक PIP3 के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है PKD फर्स्ट मॉलिक्यूल, और दूसरे PIP3 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है AKT, या जिसे हम PKB के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आपको डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग को समझना है। ये जो PIP3 मॉलिक्यूल है ये इस PKD फर्स्ट को फॉस्फोराइलेट कर देता है, यानी सिंपली ये जो PIP3 मॉलिक्यूल है इस PKD फर्स्ट को फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद PKD फर्स्ट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। PKD फर्स्ट की फुल फॉर्म आप लोग सिंपली देख सकते हैं, फॉस्फोआइनोसिटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज फर्स्ट इसका नाम है, और ये हो जाता है एक्टिव। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे एक्टिव कब हुआ, जब इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, और फॉस्फोराइलेशन किसने किया, PIP3 मॉलिक्यूल ने। लेकिन दूसरी तरफ जो PIP3 मॉलिक्यूल है वो इस AKT या PKB का फॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो AKT होता है या जिसे हम PKB के नाम से जानते हैं, ये फॉस्फोराइलेट हो सकता है सिर्फ सेरीन और थ्रोनिन अमीनो एसिड्स पर। PIP3 मॉलिक्यूल जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टायरोसिन अमीनो एसिड को फॉस्फोराइलेट करने के लिए, बट AKT जो होता है या जिसे हम PKB के नाम से जानते हैं, ये फॉस्फोराइलेट हो सकता है सिर्फ सेरीन और थ्रोनिन अमीनो एसिड पर। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि कैसे AKT या PKB एक्टिवेट होगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जो सिग्नलिंग है वो कंटिन्यू रह सके, जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है वो कंटिन्यू रह सके। इसके लिए AKT का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो PIP3 मॉलिक्यूल है ये इसको एक्टिवेट नहीं कर पाता। तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो इसको एक्टिवेट करता है PKD फर्स्ट। ये जो PKD फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये इसका फॉस्फोराइलेशन कर देता है, यानी कि ये अपना फॉस्फेट ग्रुप इसको डोनेट कर देता है AKT को, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही AKT एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद साइटोप्लाज्म में मौजूद mTOR कॉम्प्लेक्स 1 को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा ऐसे प्रोटीन्स को जो कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये हमने देखा मैकेनिज्म। अब यहाँ पर थोड़े से कुछ और भी पैरामीटर्स है जिसको हमें देख लेना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो mTOR कॉम्प्लेक्स होता है ये 2 टाइप्स का होता है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, mTOR कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, mTOR कॉम्प्लेक्स सेकेंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। ये जो mTOR कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है ये रपामाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है। हो सकता है कि ये CSIRNet लाइफ साइंस के पार्ट बी में आपसे पूछा जाए, तो इसको याद रख लें। और ये जो mTOR कॉम्प्लेक्स 2 होता है ये रपामाइसिन के लिए इनसेंसिटिव होता है। mTOR कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर रेप्टर प्रोटीन होता है और mTOR कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर रिक्टर प्रोटीन होता है, राइट। दोनों में अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो रपामाइसिन ड्रग होता है इसका यूज कहां पर होता है, तो देखिए यदि किसी ह्यूमन को कैंसर होने के चांसेस होते हैं या रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, तो इस केस में सेल डिवीजन अगर होगा तो उस ह्यूमन के लिए वो हार्मफुल होगा। तो ऐसी कंडीशन में रपामाइसिन ड्रग दी जाती है उस पेशेंट को, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में हम देख लेते हैं mTOR पाथवे के अंदर कि अगर ये लिगेंड नहीं आता है तब सेल के अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म होता है, तब सेल ग्रोथ क्यों नहीं होती, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसको कहा जाता है नो सिग्नल कंडीशन, यानी कि जब सिग्नल आता ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। नो सिग्नल की कंडीशन में जो AKT मॉलिक्यूल होता है वो इनएक्टिव रहेगा। जैसे कि हमने अभी पाथवे को देखा था, किस प्रकार से लिगेंड आता है और किस प्रकार से ये AKT एक्टिव होता है और किस प्रकार से ये AKT एक्टिवेट होने के बाद mTOR कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को एक्टिवेट करता है। तो नो सिग्नल की कंडीशन में जब कोई लिगेंड आकर रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में तो AKT इनएक्टिव रहेगा। इस AKT का मेन फंक्शन ये होता है कि ये TSC जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है,
इसको ये इनएक्टिव रखता है, इसको ये ब्लॉक करके रखता है। लेकिन जब ये खुद ही इनएक्टिव है तो इसको कैसे ब्लॉक करेगा? तो नो सिग्नल की कंडीशन में जो टीएससी होगा वो एक्टिव रहेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर वो एक्टिवेट रहेगा। अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद टीएससी एक्टिव रहेगा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो रैप प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव रहेगा, राइट स्टूडेंट? क्योंकि टीएससी का काम क्या रहता है कि ये रैप प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि इस पर जीडीपी ही बाइंड रहेगा। ये एक्टिव कब होता है? जब इस पर जीटीपी बाइंड हो जाए। रैप प्रोटीन तभी एक्टिव होगा जब इस पर जीटीपी बाइंड हो जाए, लेकिन टीएससी क्या करेगा? इस पर जीडीपी को ही बाइंड रखेगा, जिसकी वजह से रैप प्रोटीन इनएक्टिव रहता है। इस रैप प्रोटीन का मेन काम क्या होता है कि ये जो एमटोर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है इसको ये फॉस्फेट ग्रुप दे करके उसको एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जब ये खुद ही इनएक्टिवेट है तो इसको कैसे एक्टिवेट करेगा? तो जिसकी वजह से एमटोर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो इनएक्टिवेट रहेगा, और अगर एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 इनएक्टिवेट रहेगा तो ना तो सेल ग्रोथ होगी और ना ही सेल डिवीजन होगा। यानी कि हमने सिंपली क्या देखा कि जब सिग्नल नहीं आता है तो उस समय सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल ग्रोथ नहीं होगा। ये जो स्टूडेंट एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 है, इसके कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रपामाइसिन के प्रति इनसेंसिटिव होता है और इसमें रिक्टर प्रोटीन होता है। और इसका मेन काम क्या होता है कि ये PIP3 मॉलिक्यूल के साथ मिल करके जो AKT होता है इसको एक्टिवेट करता है। जैसा कि आप लोग सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं, एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो PIP3 मॉलिक्यूल के साथ मिल करके इस AKT को एक्टिवेट करता है। एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो AKT को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ हेल्प करता है, राइट? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस सिग्नल को ब्लॉक करना हो तो हम क्या करते हैं? P10 का यूज़ कर लेते हैं। ये जो P10 होता है ये इस PI3 काइनेज को ही ब्लॉक कर देता है। जैसे कि आप लोग सिंपली देख सकते हैं, PI3 काइनेज जो एंजाइम है दिस कैन बी ब्लॉक बाय P10। ये P10 इसको ब्लॉक कर देगा तो आगे की सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी। सो स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं तेजी से ताकि हमको ये समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई ग्रोथ फैक्टर लिगेंड होता है जो कि इस RTK रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करता है। जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगा तो इसकी दोनों मोनोमर यूनिट आपस में क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाती है और ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाती है। मोनोमर से हो जाती है ये डाइमर, यानी कि इनका डाइमराइजेशन हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट करती है। इनका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वहां पर आप देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से साइटोप्लाज्म में मौजूद PI3 काइनेज एंजाइम जो होता है वो इंटरेक्ट हो जाता है और आकर के इसके फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड कर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट कब होता है? जब ये जो RTK एंजाइम है इस एंजाइम का भी फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, यानी कि इसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। PI3 काइनेज एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद PIP2 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है या उसका फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो PIP2 मॉलिक्यूल है इस पर एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है PIP3 के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि PIP2 के 2 मॉलिक्यूल PIP3 के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसमें कि आप लोग डायग्राम में सिंपली देख सकते हैं। दोनों ही PIP3 मॉलिक्यूल पर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाते हैं। एक पर आता है PKD फर्स्ट, दूसरे पर आता है AKT। ये जो PKD फर्स्ट होता है इसका PIP3 फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है, और AKT का फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाता PIP3, जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेट रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो PKD फर्स्ट है ये एक्टिवेट होने के बाद इस AKT को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि इसको फॉस्फेट ग्रुप दे देता है, जिसकी वजह से AKT एक्टिवेट हो जाता है। AKT एक्टिवेट होने के बाद साइटोप्लाज्म में मौजूद mTOR कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल ग्रोथ के लिए और सेल डिवीजन के लिए। तो ये हमने देखा स्टूडेंट mTOR पाथवे के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।